तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में 24 मार्च की सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। पहले हम टॉपिक बताते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न बताएंगे, फिर उसका आंसर बताते हैं। ठीक है, फिर उसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में वो फैक्ट बताने का प्रयास करते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकते हैं। क्यों कि जो फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, वो ही फैक्ट होते हैं जो 5 से 6 बार रेलवे के जो 2025 में एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए थे। तो मैं उनको इस वीडियो में इसलिए लाने का प्रयास करता हूँ जो आने वाली शिफ्ट हैं उसमें इससे 2 या 3 प्रश्न आसानी से बन सकते हैं। क्योंकि जो रेलवे और जो बैंकिंग होता है वो ही एक पैटर्न फॉलो करता है। जो पैटर्न पिछली बार पूछा गया था उसी पैटर्न के अनुसार वो क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इसमें 100% एनालिसिस तो मिल ही जाएगा, उसके अलावा वो क्वेश्चन भी मिलने का प्रयास होगा जो आपको आने वाले एग्जाम में बेनिफिशियल दे सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि आपको ये वीडियो तो मिल ही सके है और आपको वो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिले जो आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिशियल बना सकता है। ठीक है, और जो भी कमी रहती है आप हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उसे इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 23 है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अपने मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध से संबंधित है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इधर इंपोर्टेंट जो आर्टिकल बनते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो आप देखो आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता जैसे अनटचेबिलिटी का विरोध करता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 24 है वो 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए कारखानों और खतरनाक कामों पर लगाने गए रोक से संबंधित है। ठीक है, जो अनुच्छेद 25 से 28 है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो किससे संबंधित है? तो वह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है कि आप आपकी जो इच्छा हो उस धर्म को अपना सकते हो और उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 52वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आप देखोगे ये 1985 में पारित हुआ था। अब ये किसके लिए पारित हुआ वो भी देख लो आप। तो इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अब 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड थी वो भी देख सकते हो आप देखोगे इसे दल बदल विरोध कानून जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिए पाला बदलने वाले विधायकों और सांसदों को रोक लगाना था। समझ में आया? जो बंदे पार्टी चेंज कर लेते हैं ना उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पंजाब केसरी की जो उपाधि थी उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए किसे पंजाब का शेर या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? तो ये अपने लाला लाजपत राय को जाना जाता था। ठीक है, अभी किस लिए जाना जाता था वो भी आप देख लो। लाला लाजपत राय लाल लाल बाल पाल तिगड़ी के प्रमुख सदस्य थे। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये देख लो 1928 में साइबर कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उपाधि है तो ये भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था दिल्ली को जो केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया था उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था दिल्ली को किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो ये अपने 1956 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो आप देखोगे कौन सा एक्ट था? तो आप देखोगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, अब 69 में संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का विशेष दर्जा दिया गया था और यहाँ पर विधानसभा की जो एमएलए होती है ना उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने कहाँ से? हड़प्पा की जो सभ्यता थी नगर नियोजन में कौन से किस प्रकार से वो जो रोड बने थे उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से अपने उन्नत नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उनके शहर डिजाइन के लिए विशेषता मानी जाती है? तो आप देखोगे ग्रिड प्रणाली। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें, जैसे ये हो गए ना इस प्रकार की जो सड़कें होती है ना समकोण पर काटती है उसको ग्रिड प्रणाली के नाम से जाना जाता था। आप देखोगे हड़प्पा के शहरों में पकी हुई ईंटों का उपयोग होता था। समझ में आया? और जबकि जो उनकी जल निकासी व्यवस्था है उस समय की दुनिया की सबसे उन्नत व्यवस्था मानी जाती थी। ठीक है, शहर 2 भागों में विभाजित था, जिसे एक तो सिटाडेल व दुर्ग के नाम से जाना जाता था जो ऊंचाई पर थे, और जो निचले शहर थे उन्हें लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो कोकरू ट्रेन एक्शन जो होता है ना 1925 में उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछा गया था 1925 के काकोरी षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किसको सजा नहीं हुई थी? तो इसमें 3 जनों को सजा हुई थी, मैं उनका नाम बता देता हूँ और जो नहीं थे उनका नाम आ जाता है। तो इसमें चंद्रशेखर आजाद नहीं था। ठीक है, क्योंकि इनको फांसी दी गई थी।
आप देखोगे चंद्रशेखर आजाद इस घटना के मास्टरमाइंड थे, लेकिन वे पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे, जो कभी पकड़ में ही नहीं आ पाए। तो इनको हो ही नहीं सकती काकोरी ट्रेन में सजा। तो आप देखोगे राम प्रसाद बिस्मिल्ला था एक, तो इसमें वो एक अशफाक उल्ला खान, वो एक रोशन सिंह, इसको कांड के लिए फांसी दी गई। इन तीनों को दी गई थी, बाकी को नहीं दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा से था कि अम्लीय वर्षा में किसकी मात्रा पाई जाती है। तो आप देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का सबसे प्रमुख घटक या कारण माना जाता है। तो ये अपने सल्फर डाइऑक्साइड माना जाता है, जिसे SO2 के नाम से जाना जाता है। अब आप इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतें, जो ताजमहल जैसी बड़ी बड़ी इमारतें ना, उनका क्षरण हो जाता है, क्योंकि वो पीले पड़ने लग जाते हैं। जो उनकी त्वचा, जैसे जो पौधे होते हैं ना, उनकी त्वचा भी, पत्ते ना मुरझाने लग जाते हैं। और जो अगर मनुष्य के ऊपर जो अम्लीय वर्षा हो जाती है, तो उनकी जो त्वचा है वो झुलसी झुलसी त्वचा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो नगर पालिका का जो ऑडिट होता है ना, आर्टिकल 243Z, इससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था अपने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका को नगर पालिकाओं के खातों के अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान करने के अधिकार से संबंधित है। तो वो अपने आर्टिकल 243Z से है। अब आप देखोगे इसमें संविधान संशोधन कौन सा था। तो आप देखोगे नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, यह संविधान के भाग 9A के अंतर्गत आता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नगर पालिकाओं के खाते के अंकेक्षण से क्वेश्चन था। ठीक है, वो तो मैंने बता ही दिया था, लेकिन उसमें जो अदर इंपोर्टेंट फैक्ट है वो इसमें ज्यादा बता रखे हैं मैंने। आप देखोगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका को नगर पालिकाओं के खातों के अंकेक्षण या ऑडिट के संबंध के प्रावधान का अधिकार बताता है। तो वो अपने 243J बताता है। लेकिन पिछले में मैंने आर्टिकल कम बताए थे, इसमें मैं ज्यादा आर्टिकल बनाना चाहता हूँ आपको। इनमें और इम्पोर्टेंट कौन से हैं। तो आप देखोगे 9A नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के 9A में दिए गए हैं, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 243W यह नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित है। जबकि जो आप देखो आर्टिकल 243Y है, ये वित्त आयोग से संबंधित है, जो नगर पालिकाओं की वित्तीय सीमा की स्थिति को समीक्षा करता है, मतलब उनकी जो विलोचना है उसको प्रकट करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विश्व आर्द्र भूमि जो सम्मेलन होता है ना, वो कब हुआ था, उससे क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप देखोगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये अपने 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1978 में ये जो वेटलैंड एरिया नहीं होता, रामसर कन्वेंशन, इनकी स्थापना हुई थी। आप देखो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, भारत की स्थिति देख लो। भारत में वर्तमान 85 रामसर स्थल, जिसे फरवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट होने को बताया गया है, कि सबसे सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में स्थित है। महत्व देख लो आप देखोगे आर्द्र भूमियों को पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है, क्योंकि ये पानी को शुद्ध करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो होता है ना, करंट का क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था। तो ये अपने 2015 में, कभी कभी डेट पूछ लेता, तो आप याद रख दो 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कभी कभी इसका उद्देश्य भी पूछ लेता है, और इसके जो मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं उससे भी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन देखोगे आप, तो आप देखोगे उद्देश्य था इसका भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित व्यवस्था में बदलना था। ठीक है, अब इसके स्तंभ भी देख लो। इसके 9 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी और ई क्रांति शामिल है। अब इसका नारा भी देख लो। इसका नारा होता है पावर टू एम्पावर, मतलब सशक्त बनाने की शक्ति होता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारे, पूछा गया था किससे, साइबर अपराध के खिलाफ जो संयुक्त राष्ट्र जो संधि हुई थी उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था अपने करंट का, ये तो क्वेश्चन था अक्टूबर 2025 में किस शहर में 72 देशों ने साइबर अपराध के खिलाफ पहली बार संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो अपने हनोई और वियतनाम ने किए थे। ठीक है, अब आप देख लो और किस किस ने ऐतिहासिक जो कदम उठाए साइबर क्राइम से संबंधित, उसके बारे में भी आप देख सकते हो। ऐतिहासिक कदम देख लो आप। यह साइबर अपराध से निपटने के लिए दुनिया का सबसे पहला वैश्विक कानूनी ढांचा है। ठीक है, हनोई का डिक्लेरेशन भी देख सकते हो आप। तो आप देखो यह संधि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और डिजिटल साक्ष्य साझा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने को केंद्रित करती है। जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है उनको सरल किया जाए और लोगों तक अच्छे से अच्छी शिक्षा पहुंचाई जाए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंध पर जो अरब का जो आक्रमण हुआ था उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था अपने, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब आक्रमण 1712 ईस्वी के समय सिंध का राजा कौन था? तो उसका जो सिंध का राजा तो राजा दाहिर था। अब इससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। पहला मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था। समझ में आया। अब अरवोर का युद्ध भी देख लो आप, राजा दाहिर और कासिम के बीच निर्णायक युद्ध अरवोर नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। ठीक है। अचचनामा देख लो आप, सिंध के इतिहास और अरब विजय की जानकारी हमें चचनामा नामक जो उपक्रांत है ना उससे मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उससे क्वेश्चन था। ये अपने करंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था 2000 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? आप देखिए कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है। अब ये कहाँ स्थित है वो भी देख लो। स्थान देखो आप, ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। ठीक है। अब किसके सहयोग से लगाया गया है? ये रूस के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है। तारापुरा जो महाराष्ट्र का है ना, ये भारत का सबसे पुराना 1969 में स्थापित किया गया परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है। जो केगा कर्नाटक है, यहाँ काली नदी के किनारे भी एक ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो सोनल मानसिंह से क्वेश्चन था। ठीक है। जो अपनी प्रमुख गायिका है उससे क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांग सोनल मानसिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2003 में सम्मानित किया गया था। अब किसके लिए किया गया था और इन्होंने किसमें रिकॉर्ड बनाया था वो भी देख सकते हो आप। नृत्य शैली देख लो, सोनल मानसिंह भारतीय नाट्यम व ओडिसी दोनों में निपुण मानी जाती है। ठीक है। अब इनका रिकॉर्ड देखोगे तो अब वह पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी है। समझ में आया। अब उन्हें पुरस्कार कौन कौन से कब मिले थे आप वो भी देख सकते हो। तो आप देखो 1992 में उन्हें पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। नहीं, पद्म भूषण मिला था। ठीक है। विभूषण तो 2003 में मिला था। ठीक है। 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकेदमी से भी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आप देखोगे कि गोपाल श्री कृष्ण गोखले ने की थी। अब ये कहाँ की थी और किस स्थान पे की थी और किस सन में की थी वो भी देख सकते हो आप। तो इसकी स्थापना 1905 में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रेरित और उनको प्रशिक्षित करना ताकि वे अपने जीवन में अच्छी उपलब्धि हासिल कर सके। गोखले जी द्वारा इस सोसाइटी के माध्यम से हितवाद नामक समाचार पत्र की भी प्रकाशन किया था, क्योंकि इस पत्र के माध्यम से लोगों को जन जन में सूचना पहुंचाने का वे कार्य करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भूगोल में परिवहन से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछा गया था, जब दो या दो से अधिक परिवहन मार्ग, सड़क या रेल जो आदि कुछ भी है आपस में मिलते हैं तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे नोड कहा जाता है। ठीक है। परिवहन नेटवर्क में नोड एक मिलन बिंदु होता है, जैसे कोई बड़ा स्टेशन हो गया, जंक्शन और चौराहा होता है। लेकिन जब दो नोड्स को भी मिलाया जाता है तो क्या बनता है वो भी देख सकते हो आप। जब दो नोड्स को मिलाने पर या जोड़ने पर जिस पटरी का निर्माण होता है उसे लिंक कहा जाता है। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो किससे क्वेश्चन पूछा गया था? वो साइंस से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था जो विटामिन की कमी से जो होते हैं ना रोग, उससे क्वेश्चन था। क्वेश्चन था विटामिन B1 की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो वो अपने बेरी माना जाता है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लो कि अदर जो विटामिन उनसे कौन से रोग हो सकते हैं। तो आप देखोगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। ठीक है। अब पेलेग्रा किसी कमी से होता है वो भी देख लो आप। विटामिन B3 जिसे नियासिन माना जाता है की कमी से होने वाला रोग पेलेग्रा माना जाता है। और रिकेट्स है ये विटामिन D की कमी से होने वाला बच्चों में प्रमुख रोग माना जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था अपने प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन था कि हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अपने बाणभट्ट द्वारा की गई थी। ठीक है। अब कौन से राजा के दरबार में वो कवि थे उनके भी देख लो आप। तो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है। जो हर्षचरिता है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई राजा हर्षवर्धन की जीवन की कहानी बता रखी है उन्होंने। लेकिन जो बाणभट्ट है उन्होंने कादम्बरी की रचना भी की थी, जिसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा जो साइंस से क्वेश्चन था कि जो ताजमहल है वह किस राज्य में स्थित है? तो ताजमहल अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अब आप देखोगे ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कौन सी नदी के किनारे? अपने यमुना नदी के किनारे स्थित है। समझ में आया? जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। समझ में आया? जो इसके प्रमुख वास्तुकार हैं उनसे भी क्वेश्चन आता है। तो आप देखोगे इसके प्रमुख जो वास्तुकार है वो उस्ताद अहमद लाहौरी है। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि हम पहले इसमें टॉपिक बताते हैं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर उसका प्रश्न, फिर उसका आंसर बताते हैं, फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर में वो क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से प्रदान कर सके। अब आप पूछोगे क्यों प्रदान करेगी ये? क्योंकि हम जो इधर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन लाते हैं वो वही क्वेश्चन होते हैं जो 2025 में रेलवे द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको 100% एनालिसिस तो मिलता ही है, इसमें अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी मिल जाते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिशियल बन सकते हैं। तो ठीक है, आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि उनको भी ये मिल सके। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि हमें कौन सी कमी रही ताकि हम आने वाली वीडियो में इसे सुधार सकें। ठीक है, बाय।